आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और ये तब बनते हैं जब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है मेटल का मेटल की इलेक्ट्रॉन का नॉन मेटल की तरफ। हालांकि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। थोड़ा बहुत शिफ्ट उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी आता है, जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है शेयर्ड पेयर। और थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर भी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। लेकिन हम देखते हैं कि मेजर डोमिनेट कौन कर रहा है, आयनिक इफेक्ट या फिर कोवेलेंट इफेक्ट। तो इसके अंदर हम देखते हैं मेजर आयनिक इफेक्ट को आयनिक कंपाउंड्स के केस में। इसके अंदर क्या है कि वहीं कि कोई भी आप उनको सॉलिड के अंदर या गैस के अंदर लो इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल को और नॉन मेटल को, या यूं कहें उनकी जो उसके अंदर है मोस्ट स्टेबल एग्रीगेट है, एग्रीगेट या फिर मोस्ट स्टेबल नहीं कहेंगे जिसके लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन ज़ीरो है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जैसे फॉस्फोरस वगैरह के अंदर कुछ एक्सेप्शन होता है, लेकिन डेल्टा एच फॉर्मेशन ज़ीरो है जिस फॉर्म की, उस फॉर्म को लेके उनके आयनिक लैटिस तक पहुंचा दो। ये जो पूरी रिएक्शन होती है इसको कहते हैं आयनिक फॉर्मेशन, आयनिक लैटिस फॉर्मेशन। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन का जो फॉर्मेशन का है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है वैल्यू। और इस नेगेटिव वैल्यू के अंदर जो डेल्टा एच लैटिस है वो बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। अब इसका कारण क्या है कि देखो, ओवरऑल हमें पता है नेगेटिव है, एनर्जी निकली है, क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया एनर्जी निकलते हुए। अब सोडियम का सॉलिड है, सॉलिड को गैस में बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। क्लोरीन है, क्लोरीन को गैस बनाने में बहुत एनर्जी लगेगी। अब इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, और फिर क्लोरीन का गैस निकाल वो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होएगी। फिर इनका बाद में लेटिस फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है ताकि ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अब एनर्जी निकलती क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे ओवरऑल अगर हम देखें कि जो डेल्टा एच लेटिस है, लेटिस के अंदर होगा क्या, डेल्टा जी देखें अगर हम इसका, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। तो अगर वो कंडीशन मीट हो भी गई तो हमें ये पता है क्रिस्टल जो होते हैं बहुत ज़्यादा अरेंज फॉर्मेट के अंदर होते हैं। तो आप खुद सोचो कि क्रिस्टल है अरेंज फॉर्मेट के अंदर, एंट्रोपी कम हो गई है। पहले वो घूम रहे थे सॉल्यूशन के अंदर इधर उधर, हमने उसका क्रिस्टल बना दिया तो वो इकट्ठे आ गए, जुड़ गए, एंट्रोपी कम हो गई, रेंडमनेस कम हो गई और अरेंजमेंट ज़्यादा बढ़ गया। तो डेल्टा एस जो है वो है नेगेटिव। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है डेल्टा जी। तो जो गिब्स एनर्जी है उसके अंदर जो डेल्टा एस का सपोर्ट था वो तो है नहीं, डेल्टा एस का सपोर्ट है नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। तो डेल्टा एच जो है ना उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शन हो जाए। और अब ये भी है कि भाई ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ क्यों रही है, मतलब थ्योरेटिकली मैथमेटिकली तो देख लिया हमने। तो इसका कारण ये है कि देखो, जो चार्ज होता है सॉल्यूशन के अंदर है तो वो घूमेगा, इधर उधर घूम रहा है, कभी कोई कहीं चला गया कभी कोई चला गया। लेकिन जब वो इसके अंदर आएगा, चंगुल के अंदर फंसेगा लैटिस के, तो क्या है कि उनको पास पास बैठा देंगे। पास पास के अंदर क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज की वजह से वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब आर जो है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, मतलब वो मोर नेगेटिव हो रहा है। मतलब कि जो पहले, हाँ, इसके अंदर यूँ है कि लैटिस एनर्जी जो है या पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर वो होती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब वो जो अपोजिट चार्ज है वो पास में आना चाहता है, वो जो अपोजिट चार्ज है वो पास में आएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी पूरे सिस्टम की। और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, उनको पास पास लेके आ रहे हैं लैटिस के अंदर। तो जब वो पास आएंगे तो जो उनके पास में पोटेंशियल एनर्जी पहले बनी हुई थी वो पोटेंशियल एनर्जी अब रिलीज़ हो जाएगी, और उनके रिलीज़ हुई पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एच लैटिस की फॉर्म में निकल जाती है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कारण ही डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है हमारे लैटिस के केस के अंदर। तो ये था भाई पूरे लैटिस का कॉन्सेप्ट। बाकी इसके अंदर वही है कि लैटिस एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के अपॉन रेडियस के क्यों, ये वहीं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वाला फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस। तो इससे हमें यही पता चलता है कि लैटिस एनर्जी जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर लैटिस के अंदर ये है आयनिक बॉन्ड वगैरह, इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स है हमारे आगे, लिथियम है।
लिथियम के साथ हेलोजन है, तो लिथियम का साइज़ छोटा, पास पास है, लैटिस के अंदर दूरी कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लैटिस एनर्जी। तो ये इनका ऑर्डर है। सीजियम का साइज़ बड़ा है तो कम होगी। ऐसे ही हम नीचे देख सकते हैं हेलोजन के केस में, बेरिलियम, बोरॉन, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर साइज़ का और एनर्जी का क्या फ़र्क है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम अगला पेज देखते हैं। बाकी यही है कि इसके अंदर भी वहीं पहले तो एग्जांपल दिख रखे साइज़ का और रेशो क्या होता है, रिलेशन। फिर अब ये है हेस लॉ। हेस लॉ के अंदर क्या है कि जो पूरी रिएक्शन है उसको हम अलग अलग स्टेप्स में करें, एक स्टेप में करें, जो नेट चेंज है वो सेम ही होगा। मतलब जो डेल्टा एच है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है। हम डायरेक्टली जाएं या मुड़ तुड़ के जाएं, काम एक ही है, जगह एक ही है, फाइनल और इनिशियल स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। सेम एन सी एल के लिए कर सकते हैं, मतलब पूरा वही है कि सबसे पहले डेल्टा एच फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो ही है, क्योंकि उसके अंदर हमने मोस्ट स्टेबल एग्रीगेट में लिया है। फिर सब्लिमेशन होगी, मतलब वो गैस के अंदर उड़ जाएगा, सॉलिड। फिर जब वो गैस के अंदर उड़ेगा उसका आयनाइज होएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन ऐसे होती है कि गैसियस एटम के अंदर से, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर वो आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ये है डेल्टा एच बी डी ई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन टू। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है Cl2 है, Cl2 पहले ही गैस के अंदर है, उसका बॉन्ड तोड़ने के अंदर हमें डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। उसका हमने बॉन्ड तोड़ दिया तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, फिर है डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन हमने निकाला इसके अंदर से, आयोनाइज कर दिया था यहाँ पे। अब आयोनाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने निकाला और उसको निकाल के क्लोरीन के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही क्लोरीन के अंदर डाला तो एनर्जी रिलीज़ हो गई। फिर एनर्जी रिलीज़ होके आयोनिक बॉन्ड बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके अंदर गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गई, फिर वो लेटिस के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर ये सब कुछ हो गया है, तो इसके अंदर जो नेट डेल्टा एच है, डेल्टा एच रिएक्शन या डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ केस है ये पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। आप खुद सोचो, सॉलिड को हमें गैस में उड़ाना है तो क्या ये अपने आप होगा? एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिलीज होएगी? ऑफ कोर्स एनर्जी लगेगी। अपने आप कोई भी टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड पे क्यों जाना चाहेगा? सोडियम जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसको आप ज़बरदस्ती लेके जाओगे गैस के अंदर तो एनर्जी खाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जान लगती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल हो जाए उस समय इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या पड़ता भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, या फिर नेट जो कंपाउंड है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज के पास से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, न्यूक्लियस के पास से आप इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का गेम है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो आयोनाइज एनर्जी कम होनी चाहिए। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, उसको भी कम होना चाहिए। अब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया न्यूक्लियस के पास, पहले हम निकाल रहे थे इसके अंदर, आयोनाइजेशन के अंदर निकाल रहे थे तो एनर्जी लग रही थी, अब हम डाल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होएगी। तो एनर्जी रिलीज़ बहुत ज़्यादा होएगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट तभी तो करेंगे जब रिटर्न कम होगा कुछ, तो रिटर्न का यहाँ पे बहुत कुछ होता है। फिर हाई लैटिस एनर्जी भी होनी चाहिए, कि जब हमने इसके अंदर डाल दिया इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्यूशन सब कुछ हो गया, तो जो आखिरी के अंदर जो हमारा वो बनेगा लैटिस, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और नेट जो हमारी होल एनर्जी है वो नेगेटिव होएगी। जितनी एनर्जी नेगेटिव उतना डेल्टा जी नेगेटिव, उतना ही रिएक्शन होना चाहेगा, और रिएक्शन होता है, हर रिएक्शन चाहता है वो हो, बस डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये लिथियम, इनकी हम बाद में डिस्कशन वापस करेंगे। अब आयोनिक कंपाउंड जो है इनके, लिथियम वगैरह के, हालांकि ये लिथियम वगैरह, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। हालांकि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं। वो आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल यही है, मैग्नीशियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम कार्बाइड बन गया, ये हो गया। लिथियम का फ्लोरीन के साथ हो गया। फ्लोरीन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये खींच ही लेता है इससे इलेक्ट्रॉन और आयनिक बना देता है। ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता लेकिन इसे फिर भी खींच के आयनिक बना देगा। बेरिलियम कार्बाइड, ये भी आयनिक होता है।
मैग्नीशियम क्लोराइड या आयनिक हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये हो क्या रहा है। तो ये हो क्या रहा है, इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लैटिस, ये वो, हाइड्रेशन। तो हम हाइड्रेशन की बात करते हैं पहले। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या है कि ये कोई भी जब आयन होता है वो पानी के अंदर जाता है, तो जो पानी है, जैसे मान लो पानी है, डाइपोल है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन का पार्ट पॉजिटिव, ये है ऑक्सीजन का नेगेटिव। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का पार्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन से रिपेल हो गए ये ऑक्सीजन वाले की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आयन का, इस केस में कैटायन सोडियम, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। जब ये पास पास आएंगे तो हमें पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पास में आना चाहते हैं उनको अगर हम पास लेके आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी निकलेगी। मतलब कि जब भी पानी के अंदर ये पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होएगी, और इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन, सॉल्वेशन के टाइम पे। और ये होती है डाइपोल मोमेंट की वजह से, और आयनिक जो वो है हमारा आयन है, आयन की सराउंडिंग बाय द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की वजह से। बाकी हाइड्रेशन एनर्जी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि एक मोल ऑफ गैसियस आयन जब एक्सेसिवली, यानी कि जितना उसके आसपास पानी इकट्ठा हो सकता है उतना पानी इकट्ठा हो जाए, या फिर कोई भी जो सॉल्वेंट है वो इकट्ठा हो जाए, तो उस केस के अंदर जो डाइपोल मोमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, जनरेट नहीं रिलीज होगी, उस पूरी रिलीज एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं। और हाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा पानी ही सॉल्वेंट होता है, आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर घुल घुल जाते हैं, और पानी के अंदर वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो हम ज़्यादातर चीज़ें पानी के लिए डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो।